नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मारो राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। जयपुर एयरपोर्ट से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां स्पाइस जेट की महिला कर्मचारी और सीआईएसएफ कर्मी के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि क्रू मेंबर ने सीआईएसएफ के अधिकारी को थप्पड़ जड़ दिया। इसी पर देखिए रिपोर्ट। जयपुर एयरपोर्ट पर थप्पड़ कांड। सीआईएसएफ अफसर को जड़ा थप्पड़। स्पाइस जेट की महिला क्रू मेंबर का गदर। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर महिला सीआईएसएफ जवान के थप्पड़ कांड की गूंज अभी शांत भी नहीं पड़ी थी कि जयपुर एयरपोर्ट पर थप्पड़ कांड पार्ट 2 हो गया। यहां पर स्पाइस जेट के क्रू मेंबर और सीआईएसएफ के एएसआई के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि महिला क्रू मेंबर ने सीआईएसएफ के एएसआई को सरेआम थप्पड़ जड़ दिया। जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त वहां पर सीआईएसएफ के सुरक्षाकर्मी और स्पाइस जेट के कर्मचारी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि स्पाइस जेट की क्रू मेंबर अनुराधा रानी की बैक ऑफिस में ड्यूटी थी। सुबह 4:40 पर वह एयरपोर्ट पर पहुंची थी। इस दौरान यहां पर सीआईएसएफ के एएसआई गिरिराज प्रसाद ड्यूटी पर तैनात थे। अनुराधा रानी ने बिना सिक्योरिटी जांच के अंदर घुसने की कोशिश की, जिस पर गिरिराज प्रसाद ने उन्हें रोक दिया और स्क्रीनिंग कराने के लिए कहा। इस पर अनुराधा ने महिला स्टाफ न होने का हवाला देकर स्क्रीनिंग और जांच कराने से मना कर दिया। गिरिराज ने वायरलेस पर महिला स्टाफ भेजने के लिए कहा। इसी बीच अनुराधा भड़क गई। फिलहाल पुलिस ने एएसआई गिरिराज प्रसाद की शिकायत के बाद क्रू मेंबर अनुराधा रानी को गिरफ्तार कर लिया और एयरपोर्ट पर हुए थप्पड़ कांड मामले में पूछताछ शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इस बीच टोंक से बड़ी खबर निकलकर यह आ रही है कि पेपर लीक मामले में एक बड़ा अपडेट आया है। दरअसल रिमांड पूरी होने के बाद ही हनुमान मीणा की पेशी की जाएगी। सीजीएम कोर्ट में हनुमान मीणा को पेश किया जाएगा और एडिशनल एसपी गीता चौधरी इस मामले की पूरी जांच कर रही हैं। मामला क्या है वो बताते चले। दरअसल डमी कैंडिडेट बैठाकर नौकरी लगाने का ये पूरा मामला है, जिसमें हनुमान मीणा की पेशी हो रही है। एसओजी से प्रोडक्शन वारंट पर टोंक पुलिस लेकर आई थी। आरपीएससी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान रामलाल मीणा की गिरफ्तारी हुई है और रामलाल मीणा का केस टोंक कोतवाली थाने में दर्ज है और इसी मामले में हनुमान मीणा को मुख्य आरोपी बनाया है। ज्यादा जानकारी के साथ दौलत हमारे संवाददाता खबर पर जुड़े हुए हैं। दौलत, क्या है पूरी जानकारी? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पेपर लीक मामले से जुड़ा हुआ ये डमी कैंडिडेट बैठाकर परीक्षा पास कराने वाला मामला है और इस पूरे मामले के अंदर हनुमान मीणा है वो एसओजी की गिरफ्त में था और टोंक पुलिस अभी 8 तारीख को प्रोटेक्शन वारंट पर लेकर आई थी और कोर्ट में पेश किया था। आज पुलिस रिमांड 4 दिन की पूरी होने के बाद फिर सीजीएम कोर्ट टोंक में हनुमान मीणा की पेशी हो रही है। कोर्ट के अंदर हनुमान मीणा को पेश किया गया है। थोड़ी देर में वापस आएंगे, लेकिन पेपर लीक मामले में हनुमान मीणा जो एसओजी की गिरफ्त में है, उस समय भी काफी चौंकाने वाले खुलासे हुए कि टोंक और सवाई माधोपुर जिले में 100 से ज्यादा लोगों को डमी कैंडिडेट बैठाकर परीक्षा पास करवाई थी और उसी मामले में आज हनुमान मीणा की कोर्ट में पेशी है। हाँ। परिवार के 27 लोगों समेत 100 से ज्यादा लोग आज भी टोंक और सवाई माधोपुर में नौकरी कर रहे हैं और उसी मामले में हनुमान मीणा आज कोर्ट में पेश किया जा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दौलत तमाम जानकारी देने के लिए खबर पर। तो रिमांड पूरी होने के बाद हनुमान मीणा की पेशी होगी और इसी मामले में हनुमान मीणा को मुख्य आरोपी बनाया गया है। डमी कैंडिडेट बिठाकर परीक्षा कराने का ये पूरा मामला है। सीजीएम कोर्ट में हनुमान मीणा को आज पेश किया जाएगा।
और इधर ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। वही पूजा खेडकर, जिसे पुणे से शिफ्ट कर दिया गया है, वॉशरूम में फिलहाल उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन कर ली है और उन पर लगे आरोपों पर अब सरकार भी सख्त हो गई है। दरअसल फर्जी प्रमाण पत्र जमा कर आईएएस बनने के आरोपों की जांच के लिए केंद्र सरकार ने समिति का गठन कर दिया है। समिति को 2 सप्ताह में सरकार को रिपोर्ट सौंपनी होगी। देखिए रिपोर्ट। मुसीबतों के चक्रव्यूह में पूजा खेडकर। केंद्र सरकार के रेडार पर पूजा खेडकर। आरोपों की जांच के लिए समिति का गठन। 2 हफ्ते में सौंपनी होगी आरोपी की रिपोर्ट। आईएएस पूजा खेडकर, मनोरमा दिलीप खेडकर 2022 बैच की महाराष्ट्र कैडर के अधिकारी, यूपीएससी में 841वीं रैंक। ये छोटा सा कैरिकुलम उस अधिकारी का है जिस पर लगे आरोपों की लिस्ट उनके प्रशासनिक सेवा के करियर से भी कहीं ज्यादा लंबी है। अपने प्रोबेशन पीरियड में ही पूजा ने वो कारनामा कर दिखाया जिसकी चर्चा न सिर्फ पूरे प्रशासनिक लोक में हो रही है, बल्कि पूरा देश भी इस ग्लैमरस अधिकारी पर लगे आरोपों की चर्चा कर रहा है। ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर पर आरोप है कि उन्होंने दिव्यांगता का जो सर्टिफिकेट परीक्षा से पहले यूपीएससी को सौंपा था, उसकी पुष्टि नहीं हुई। पूजा खेडकर को दिव्यांगता सर्टिफिकेट की वजह से परीक्षा में रियायतें हासिल हुई थी और इन रियायतों के साथ वो यूपीएससी की परीक्षा में भी पास हो गए। लेकिन परीक्षा के बाद जब उनकी दिव्यांगता की पुष्टि के लिए मेडिकल टेस्ट आयोजित किया गया तो वो उसमें नहीं पहुंची। 1-2 बार नहीं, कुल 6 बार मेडिकल टेस्ट के लिए उन्हें दिल्ली के एम्स में डॉक्टरों की टीम के सामने बुलाया गया, लेकिन पूजा खेडकर टेस्ट के लिए नहीं पहुंची और बाद में वो किसी दूसरे मेडिकल संस्था की एमआरआई रिपोर्ट जमा करा गई। मी ह्याच्याबद्दल काहीच बोलू शकत नाहीये। मला ऑथरायझेशन नाही आहे ह्याच्याबद्दल काही बोलण्यासाठी। मला ते विचारू नका, नो आयडिया, मला प्लीज विचारू नका ते। मी आता इथे आहे, लेट मी डू माय वर्क। पूजा पर लगे आरोपों की लिस्ट बड़ी लंबी है। दावा किया जा रहा है कि अपने पद का दुरुपयोग करते हुए पूजा ने अपनी निजी कार पर लाल बत्ती का इस्तेमाल किया। पूजा पर आरोप है कि उन्होंने अपनी कार पर महाराष्ट्र सरकार लिखा साइन बोर्ड भी लगाया। इतना ही नहीं, उनकी कार पर ट्रैफिक नियमों का पालन न करने पर 21,000 रुपए का जुर्माना भी है। यही वजह है कि पूजा खेडकर पुणे पुलिस की भी रेडार पर है। जो ये ऑडी गाड़ी है व्हाइट कलर की, उसके ऊपर अंबर दिया लगा हुआ है। और सीधे जयपुर पार्टी मुख्यालय लेकर चलते हैं, जहां बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी क्या कुछ बोलना सुनाते हैं। आज की इस प्रेस वार्ता में विशेष रूप से 13 तारीख को भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की एक वृहद कार्य समिति जयपुर में होने वाली है, जिसमें देश में नरेंद्र मोदी जी की लगातार तीसरी बार सरकार बनने के बाद और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद पूरे प्रदेश भर के लगभग 8,000 से ज्यादा डेलीगेट उसमें भाग लेंगे। गुलाबी नगरी की जेआईसीसी के एक कैंपस में यह वृहद कार्य समिति होने वाली है। भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम जी दोनों केंद्र की ओर से उस वृहद कार्य समिति में भाग लेंगे। हमारी इस कार्य समिति को लेकर माने हमारी सहप्रभारी जी और हमारी पूरे प्रदेश की टोली लगातार अलग अलग व्यवस्थाओं का जिम्मा सब लोगों को दिया है, क्योंकि इस प्रकार की कार्य समिति
इतनी बड़ी संख्या में हमारे जनप्रतिनिधि और हमारे दायित्ववान कार्यकर्ता भाग लेने वाले हैं, तो उसकी ऐतिहासिक सफलता के लिए अलग अलग व्यवस्थाओं के लिए हमारी टोलियां लगी है। कार्यकर्ताओं में उत्साह है कि मंडल महामंत्री तक के कार्यकर्ता इस प्रदेश कार्य समिति में भाग लेने वाले हैं। इसमें हमारे जनप्रतिनिधि, नगर निकाय, पंचायत राज, कोऑपरेटिव सेक्टर, पार्टी के सांसद, विधायक, पूर्व सांसद, विधायक से लेकर मंडल स्तर तक के कार्यकर्ता भाग लेंगे। लगातार 60 वर्षों के बाद एक ऐसे करिश्माई नेतृत्व में लगातार तीसरी बार केंद्र में सरकार भाजपा एनडीए की बनी है। तो ऐसे में हमारे राजस्थान के 4 माननीय मंत्रियों का भी केंद्र की सरकार में माननीय मोदी जी ने उसमें अपना स्थान दिया है, तो उन सभी का भी अभिनंदन होगा और हमारे सभी सांसदों का भी स्वागत होगा। 2 सत्रों में चलने वाली इस कार्य समिति में हमारी आगामी कार्य योजनाओं पर भी चर्चा होगी। 13 तारीख को एक कार्य समिति, एक ऐतिहासिक कार्य समिति होगी, इसके लिए पूरी टोली लगी है। और कल के बजट में मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा को पूरे प्रदेश की जनता की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं कि जब उप मुख्यमंत्री माननीय दिया कुमारी जी ने बजट का वाचन शुरू किया तो पूरे प्रदेश की जनता तो उनका अभिनंदन कर ही रही है। सत्ताधारी पार्टी के माननीय विधायक भी मेज थपथपाकर इस बजट का अभिनंदन कर रहे थे। इससे स्पष्ट लगता है कि ये बजट विकसित राजस्थान, सशक्त राजस्थान, समृद्ध राजस्थान, स्वस्थ राजस्थान, अग्रणी राजस्थान की एक आधारशिला माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कल रखी गई परसों बजट के दिन। और मैं सोचता हूं कि समग्र और चहुमुखी विकास, सर्वांगीण विकास का एक आधार बनेगा, जिसमें युवा, महिला, किसान, गरीब, दलित, आदिवासी, पर्यटन, रोजगार, धार्मिक स्थल, मेट्रो, सड़क, स्कूल, महाविद्यालय, चिकित्सालय, हर सेक्टर को समाहित करते हुए और आने वाला हमारा राजस्थान, विकसित राजस्थान, इस ध्येय को लेकर इस समग्र बजट की परिकल्पना की गई। और आप लोगों के माध्यम से ही ध्यान में आ रहा है कि किस प्रकार से पूरे प्रदेश में इस बजट के प्रति लोगों के भाव आ रहे हैं। हम देखें तो इरिगेशन से लेकर हर घर तक पीने का शुद्ध पानी पहुंचे, सिंचाई का पानी खेतों तक पहुंचे, इसके लिए 25 लाख जल से कनेक्शन हो, इसके लिए 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया। और मैं सोचता हूं ये सबसे बड़ी समस्या है कि हर घर तक पीने का शुद्ध पानी पहुंचे। इसके लिए सरकार ने एक व्यापक योजना इस बजट में उसका प्रावधान किया है। और 20,300 करोड़ की 6 वृहद पेयजल योजनाओं का प्रावधान इसमें लिया है, जो अर्बन और रूरल सेक्टर दोनों के लिए एक वरदान साबित होगी। विद्युत के क्षेत्र में पिछली सरकार ने पूरे राजस्थान को बिजली खरीद हो चाहे कोयला खरीद हो, सिर्फ घोटाला और घोटाले के अलावा कोई काम नहीं। अगर उस समय आत्मनिर्भर राजस्थान बिजली में होगा, इस दिशा में अगर कुछ कदम उठाए जाते
तो राजस्थान आज किस दिशा में होता, कहां होता। लेकिन कहां अपना स्वार्थ सिद्ध हो, इस दिशा में योजनाएं बनी, उस दिशा में खरीद हुई। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद अर्पित करता हूं, उन्होंने इस कालखंड में आने वाले कुछ समय में राजस्थान बिजली खरीद में आत्मनिर्भर बने, किसानों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति हो, इस दिशा में एमओयू हुआ है। और वो धरातल पे आने के बाद राजस्थान के जो बिजली संकट की समस्या जो हर समय रहती थी, उससे समाधान मिलेगा। आदर्श सौर ग्राम योजना के माध्यम से 2 लाख से ज्यादा घरों में बिजली के कनेक्शन दिए जाएंगे। 53,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बने, इसके लिए 60,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन इसमें किया गया है। 9,000 करोड़ की लागत से राज्य राजमार्ग, स्टेट हाईवे, उसमें आरओबी और आरयूबी उनका प्रोविजन भी लिया गया है, ताकि सड़क पर ट्रैफिक में कोई गतिरोध नहीं बने। 3750 किलोमीटर के ग्रीनफील्ड हाईवेज बनेंगे। अर्बन डेवलपमेंट के लिए 500 करोड़ रुपए की डॉक्टर श्यामा प्रसाद रूरल अर्बन मिशन जिला उत्थान योजना, जिसमें कचरा प्रबंधन भी होगा, तो उसमें सीवरेज की समस्या का समाधान भी होगा। बसों की संख्या में बढ़ोतरी, ताकि हमारा शहरी और ग्रामीण ट्रांसपोर्ट है, जो आम गांव का किसान है, गरीब है, वो व्यक्ति को बसों के माध्यम से सुलभ यातायात मुहैया हो पाए। तो शहरी लोगों के लिए मेट्रो की सुविधा का विस्तार हो। ये दोनों ही कामों का संगम इस बजट में किया गया है। राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र से आगे बढ़े, जहां उद्योग होगा वहां रोजगार भी होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो इस दिशा में इंडस्ट्री पॉलिसी, टेक्सटाइल पॉलिसी, निर्यात संवर्धन पॉलिसी, एमएसएमई सेक्टर के लिए अलग से पॉलिसी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, इसके लिए अलग से पॉलिसी, पेट्रोजोन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए, जिस प्रकार से यूपी और तमिलनाडु में डिफेंस हब बनते जा रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग के, वैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस दिशा में अपने बजट का प्रोविजन किया। और एमएसएमई सेक्टर ऐसा सेक्टर है जिसके माध्यम से एंटरप्रेन्योर्स, जो हमारे नए युवा उद्यमी हैं और भी जो लोग अपने दम पर काम कर सकते हैं, ऐसे लोगों को एक नई पॉलिसी बनाकर उन लोगों को अवसर देने का काम होगा। चूंकि टूरिज्म राजस्थान की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, यहाँ की जीडीपी में 5.6% का कंट्रीब्यूशन है, तो ऐसे में यहाँ पर्यटन कैसे बढ़े, इस दिशा में हमारे कई ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट भी है जो वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। हमारे किले हैं, हमारी ऐसे कई स्थान हैं जिसको देश दुनिया के लोग उनको देखने आते हैं। तो और टूरिज्म कैसे बढ़े, कैसे लोगों का फुटफॉल बढ़े, ऐसे मैं इस दिशा में पर्यटन बोर्ड और पर्यटन विस्तार के लिए बहुत बड़ा एक कदम इस बजट में उठाया गया। 1 लाख सरकारी भर्ती इस वर्ष में और आने वाले समय में पूरे कालखंड में 4 लाख सरकारी भर्ती करने का निर्णय मैं सोचता हूं राजस्थान के युवाओं के लिए एक स्वर्णिम अवसर प्रदेश की सरकार ने देने का निर्णय किया है। स्टार्टअप्स को बढ़ाना, इस दिशा में कई प्रोविजन किए गए। लखपति दीदी बनाना, हमारे स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हम कल्पना नहीं कर सकते कि किसी एक सामान्य परिवार में एक महिला न सिर्फ अपना रोजगार ले पाएगी, बल्कि अपने माध्यम से अनेक महिलाओं को रोजगार देने का माध्यम भी बनेगी। ऐसे में 15 लाख लखपति दीदी बनाना राजस्थान के इतिहास में उन मातृशक्ति को सशक्त करने का इससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं हो सकता। नमो ड्रोन दीदी, हमारी माताएं बहनें स्वयं ड्रोन के माध्यम से फर्टिलाइजर हो, बाकी अन्य व्यवस्थाएं हो, कैसे संपादित करें, इस दिशा में
1000 ड्रोन नमो ड्रोन दीदी को वहां समायोजन करना, आंगनबाड़ी केंद्रों पर सप्ताह में 3 दिन दूध देने का निर्णय भी इस बजट में लिया गया है। मिनिमम इंटरेस्ट पे लोन देना, और मैं सोचता हूं इसके माध्यम से बड़ी संख्या में हमारे लोगों को इसका लाभ मिलेगा। डिविजन्स, हमारे संभाग मुख्यालय पे बालिका सैनिक स्कूल खोलना, पहली बार आजादी के बाद नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सैनिक स्कूलों में हमारी बहनों को एडमिशन का निर्णय किया था, और ये हर संभाग पे इस प्रकार के स्कूल खोलने से बहुत हमारी बहनों के लिए बहुत बड़ा कदम है। कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल और पीजी की सुविधा देना, अर्धसैनिक बलों में बालिका शामिल हो, इसके लिए सैनिक स्कूल खोलना, मैं सोचता हूं बहुत बड़ा इस प्रकार का कदम है। बरसाती पानी के संरक्षण के लिए 30,000 करोड़ रुपए की परियोजना। हम लोग कहते हैं कि बहता हुआ पानी रेंगे और रेंगता पानी को रोकें, इस दिशा में ये जो संरक्षण की योजना है निश्चित रूप से राजस्थान में जो पानी का संकट आता है उसको रोकने के लिए बहुत बड़ा काम करेगा। अन्नदाता के लिए राजस्थान इरिगेशन वाटर मिशन के तहत 50,000 करोड़ के काम होंगे। और एग्रीकल्चर सेक्टर में मैं बताऊं, कल परसों का बजट अपने आप में 1,45,000 से ज्यादा बिजली के कनेक्शन के साथ राजस्थान कृषि विकास योजना शुरू करना हो, किसानों के यंत्रों में खरीद पर सब्सिडी देना हो, ERCP की वर्क ऑर्डर देना हो। पहले तो न तो मध्य प्रदेश से समझौता था, न MOU था, न कुछ था, और राजस्थान की सरकार अपने स्तर पर निर्णय कर रही थी, जनता को गुमराह करने का काम कर रही थी। लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलकर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मिलकर MOU किया, समझौता किया। अब इस योजना को धरातल पर लाने का काम शुरू हुआ है। यमुना जल समझौते में भी तो कल से बीजेपी की कार्य समिति की बैठक होनी है और इसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। और खबरों में आगे बढ़ते बताते चलें कि बरसात के चलते सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। जो सब्जियां 20 से 30 रुपए किलो बिक रही थी, उनके दाम 100 से 120 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं। आलू प्याज जहां 40 रुपए किलो तक मिल रहे थे, तो वहीं टमाटर 100 रुपए किलो को पार कर चुका है। कोटा की सबसे बड़ी सब्जी मंडी से देखिए संवाददाता हिमांशु मित्तल की रिपोर्ट। सब्जियों के दाम मानो आम लोगों की पहुंच से बाहर। कोई भी सब्जी 80, 100, 120 से कम नहीं मिलेगी। जो भी सब्जी की खरीदारी करने के लिए आ रहे थे, भाव सुनने के बाद में एक बार तो सोचने पर विवश हो जाते हैं। फिलहाल कोटा की सब्जी मंडी में हम हैं और ये तस्वीर आप देखेंगे, तस्वीर में आपको हर हरी सब्जी नज़र आएगी, लेकिन सबके भाव आसमान पर है। टमाटर 80, 100, 120 तक कोटा के बाज़ारों में बिक रहा है और ऐसे में जो शख्स 1 किलो लेकर के जाते थे, अब 1 पाव लेते वक्त भी सोचना पड़ता है। ये हरी सब्जी आप देखेंगे, शिमला मिर्च 100 से 120 रुपए किलो तक इसके भाव जो है वो पहुंच गए हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे, जो फली की बात करें तो ये फली भी 100 से 120 रुपए किलो तक बाज़ार में बिक रही है। भिंडी की अगर बात करें तो भिंडी 60 से 70 और सामान्य बाजार में 80 रुपए किलो तक बिक रही है। हरे धनिये की बात करें तो हरा धनिया भी 100 रुपए किलो से कम नहीं है। यानी कोई भी सब्जी के जो भाव हैं वो 80-100 से कम नहीं है। फिलहाल लोगों से बात करेंगे और सब्जी विक्रेता जो होलसेल व्यापारी हैं उनसे बात करेंगे। क्या वजह है साहब जो इतने इस हद तक जो सब्जी के भाव हैं वो पहुँच गए? ये बरसात के कारण होता है हर साल। 15 जून से लेके 15 अगस्त तक यही भाव रहेगा। कोई सब्जी सस्ती कोई महंगी। पालक भी 40-50 रुपए किलो है, कद्दू भी 30-40 रुपए किलो है, जो गरीब का भोजन है। आलू है जो 20 रुपए किलो है, वो 40-50 रुपए किलो है। गरीब तो समझ को पावर सब्जी ले, मध्यम वर्गीय परिवार में बहुत मार पड़ी है इसमें। पैसे वाले में कोई मार नहीं है और जो ज्यादा गरीब है उसमें कोई मार। ये कब तक रहेगी? ये 15 अगस्त तक रहेगी। इसका आगे तक सोल्यूशन कब तक हो जाएगा हमारे लिए? सरकार करे। सरकार क्या देख रही है? सरकार तो आदमी इसके बैठी हुई है। गरीब आदमी मर रहा है, आम आदमी मर रहा है, पाव भर सब्जी में काम चला रहा है।
और चलिए अब खबर आपको झुंझुनू से बताते चले, जहां पर चिड़ावा पंचायत समिति की प्रधान इंदिरा डूडी के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को झटका लग सकता है। जी हां, अविश्वास प्रस्ताव की अगुवाई कर रहे पंचायत समिति सदस्य रोहितराष्ट्र धांगड़ के खिलाफ 2 महिला सदस्यों के पतियों ने थाने में उनकी पत्नियों का अपहरण कर बंधक बनाने की रिपोर्ट दी है। शिकायतकर्ताओं के अनुसार 6 जुलाई को उनके घर से एक बैठक होने की बात कहकर रोहितराष्ट्र धांगड़ उनकी पत्नियों को ले गया था। दिनांक 6 तारीख को शाम को रोहतास धांगड़ निवासी जाखड़ा ने मेरे को कॉल किया कि आज रात को रात्रि चौपाल है, तो उसमें सदस्यों की जरूरत है, तो आप भी सदस्य हो तो आप अपनी घरवाली को और भी 2 लेडीज आ रही हैं जो मेंबर हैं उनके साथ भेज दो, और 2 दिन बाद में मीटिंग करने के बाद में हम वापस आप घर भेज देंगे। अब क्या किया, 6 तारीख को रात को चली जाती है। दूसरे दिन मैंने रोहतास जी से संपर्क करना चाहा तो रोहतास जी का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। मैंने पत्नी के पास फोन किया, उनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। उसके बाद मेरी फिर रोहतास धांगड़ से 2 दिन बाद में बात हुई, तो उन्होंने कहा कि कल शाम को 4:30 बजे घर आ जाएगी। तब से लेकर आज तक मेरे घर पर मेरी बूढ़ी माँ है, वो बीमार है, वो चिंताग्रस्त है, बच्चे हैं वो भी भयभीत हैं, और इन 5-6 दिनों में उन्होंने अभी तक कोई अता पता नहीं। और अब बात जैसलमेर की कर लेते हैं। जैसलमेर के सोनार फोर्ट के पास मिले जिंदा बम को करीब 33 घंटे बाद भारतीय सेना के बम निरोधक दस्ते ने अपने कब्जे ले लिया है, और इस पूरे अभियान के दौरान मौके पर भारतीय सेना के 4 अधिकारियों के साथ ही पुलिस का जाब्ता और फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद रही। गौरतलब है कि बुधवार को सोनार फोर्ट की परिधि से महज 20 फीट की दूरी पर जिंदा बम मिला था। बताया यह भी जा रहा है कि यह विंटेज मोर्टार बम था, जिसका पहले युद्ध में इस्तेमाल किया जाता था। इसके फटने से 50 मीटर की परिधि में काफी नुकसान हो सकता था। और फिलहाल अभी मारो राजस्थान में अभी के लिए इतना ही, और आगे जरूर देखिए खबर दोपहर।